हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और आशा करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम अनुच्छेद संग्रह में बात कर रहे थे और उस अनुच्छेद संग्रह को हमने 123वें अनुच्छेद तक देख लिया था। हमने वहां जाना था 123वें अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और उस अध्यादेश को वही शक्ति या ये कहें मान्यता प्राप्त होती है जो किसी भी संसद के एक्ट को होती है। हम उससे आगे बढ़ेंगे, 124वें अनुच्छेद में आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम 124वें अनुच्छेद में आते हैं तो यहाँ पर संघ की न्यायपालिका हमें देखने को मिलती है, अर्थात संघ सरकार या ये कहें केंद्रीय न्यायपालिका मिलती है। भारत के संविधान में इकहरी जो ये कहें पिरामिड आकार के न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, अर्थात हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो इस तरह से है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उनके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अर्थात एक पिरामिड जैसा आकार बन जाता है इकहरी। उच्चतम जो न्यायालय है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसके ऑर्डर जो होते हैं वो उच्च न्यायालयों में माने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय और सभी जगह उन्हीं को फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से इकहरी न्यायपालिका कह सकते हैं हम इसको, और पिरामिड आकार बन जाता है भारत देश में न्यायपालिका के संबंध में। और न्यायपालिका के संबंध में सर्वोच्च जो शिखर पर है वो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय भारत का दिल्ली में स्थित है। इन्हीं के प्रावधानों को हम इस आज के वीडियो में जानेंगे, उन पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनका गठन किया गया और क्या व्यवस्थाएं हैं। साथियों, इन्हें जानने से पहले हम सर्वोच्च न्यायालय को जानने से पहले इसके कुछ इतिहास को देख लेते हैं। भारत में फेडरल न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में की गई थी। और उसी फेडरल न्यायालय को बाद में भारत जब आजाद हुआ तो उसको हमने सर्वोच्च न्यायालय में बदल दिया। और या ये कहें कि जो 28 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की नींव रखी गई या उद्घाटन किया गया। देखते हैं इसके बारे में कि संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। तो संविधान में सबसे पहले हमें इसके संबंध में जो उल्लेख है 124वें अनुच्छेद में मिलता है उच्चतम न्यायालय का, और इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना अर्थात भारत का एक न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। ये ऐसे ही कहा गया है जैसे कि हमने 52वें अनुच्छेद में देखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 124वें अनुच्छेद के पहले खंड में बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट। ये जो शुरुआत हुई इसकी हमारे संविधान की, इसके गठन के बारे में भी यहीं पे बता दिया गया कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो 7+1 अर्थात 7 तो न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। तो इनसे मिलकर के हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बनेगा। और लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाते हुए 34 कर दी गई है। 2019 में संविधान संशोधन के द्वारा हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 कुल अधिकतम स्वीकृत कर दी गई। 33+1 अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं नियुक्ति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये 65 वर्ष तक की आयु तक अपने कार्य या पद पर रहते हैं और 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। योग्यता, भारत का नागरिक हो, सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय में 5 वर्ष
अर्थात भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, जो कि जितने राज्यों में हैं हमारे यहाँ पर 24 हैं, 24-25 हैं, उन सब में किसी में भी 5 वर्ष तक रहने का अनुभव हो, अर्थात न्यायाधीश के पद पर रहा हो। दूसरा, या सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता अर्थात एक एडवोकेट के रूप में उसने कार्य किया हो सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक, और उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक काम करने का, उसे न्यायाधीश रहने का अनुभव होना चाहिए। तब इसके अलावा राष्ट्रपति के निगाह में या उसके नजरों में विधिवेत्ता हो, तब उसे ज्वाइन करने की अनुमति दी जाती है, या ये कहे वो उसे योग्यता प्राप्त हो जाती है। अब इसी में 124वें अनुच्छेद में ही इन्हें हटाने के बारे में बताया गया है कि कदाचार और असमर्थता की स्थिति में संसद के प्रत्येक सदन में बहुमत के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर कदाचार और असमर्थता साबित होने पर संसद के सदनों में, तब उसे संसद के सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। और हम जानते हैं कि जो विशेष बहुमत है वो होता है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत से जब कोई भी पारित होता है प्रस्ताव, तो उसे कहते हैं विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश से उन्हें हटा दिया जाता है या हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि ये बाद में इनका 65 वर्ष के बाद क्या स्थिति है। तो 65 वर्ष की जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं ये, तो उस समय के बाद ये भारत के किसी भी न्यायालय में अपना कार्य नहीं कर सकते या वकालत का काम नहीं कर सकते। तो ये संविधान में हमारे में 124वें अनुच्छेद में काफी महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं, जो कि हमें याद रखनी है। कि सबसे पहले तो गठन, कितने सदस्य थे मूल संविधान में, क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितने, हमारे उच्चतम न्यायालय में कितने सदस्य थे। तो वो थे कुल 8 थे, लेकिन 7+1 अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में 33+1 और 34 होते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति, ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है, उसके समक्ष शपथ लेते हैं। और शपथ लेने के लिए हमें पता है 3री अनुसूची में प्रारूप दिए गए हैं, और उन प्रारूपों के अंदर जो भी परफॉर्मा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, उस परफॉर्मा में ही ये अपनी शपथ ग्रहण करते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो हैं दूसरी अनुसूची में दिए गए, दूसरी अनुसूची की व्यवस्था के अनुसार इन्हें दिए जाते हैं। इनके बारे में एक निश्चित है कि जब इनको नियुक्त किया जाता है, नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्तों या विशेषाधिकारों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा। हाँ, उनमें वृद्धि की जा सकती है। ये 125वें अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है ताकि वे स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय दे सकें और अपने जो भी कार्य हैं उन्हें सही ढंग से कर सकें, भय मुक्त होकर के। क्योंकि विधायिका के हाथ में या संसद के हाथ में बहुत कुछ होता है, तो वहां पर इन्हें अलाभकारी जो परिवर्तन है अर्थात उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, कटौती नहीं की जा सकती उनके लाभ या वेतन भत्तों में। अनुच्छेद 126 इसमें बताया गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मान लीजिए किसी भी वजह से सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उपस्थित नहीं है या वो कार्य मुक्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उस संबंध में 126वां अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश का कार्यकारी न्यायाधीश बना सकता है। तो ये मिलान के लिए आ सकता है कि कौन से में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है, 126वें अनुच्छेद में की गई है। 127वां अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें तथार्थ न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है।
तथार्थ का मतलब होता है एड हॉक, अर्थात कुछ दिन के लिए उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों से किसी भी न्यायाधीश को बुलाया जाता है और वो वहां पर कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये जो किसी भी तथार्थ न्यायाधीश को लगाया जाता है उसके लिए जो मुख्य न्यायाधीश है सीजीआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, तब उसको किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को लगाया जाता है और वो जितने समय के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है उतने समय तक वहां पर जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते हैं उन अधिकारों का या विशेषाधिकार है उन सब का प्रयोग करता है। ये एक तथार्थ 127 में एड हॉक बोला जाता है इन्हें। आगे चलते हैं अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब मान लीजिए गण पूर्ति नहीं हो रही है, जैसे कि यहाँ पर अभी 34 है टोटल, 33 न्यायाधीश हैं, अन्य एक चीफ जस्टिस है, तो गण पूर्ति भी नहीं हो पा रही है, पीठ जो बनी हुई है वहां पर व्यवस्था नहीं हो रही है, ज्यादा पद रिक्त हैं, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उन्हें बुलाने की सिफारिश कर सकते हैं और उनकी सिफारिश पर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो आएंगे और वहां पर उन कार्य करेंगे। जब तक वो कार्य करेंगे वेतन भत्तों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट की गई है कि उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो जरूरी नहीं है कि इनकी जो रिक्वेस्ट है या इनकी सिफारिश को माने, यदि वो नहीं आना चाहते हैं तो वो नहीं आएंगे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है या छोड़ दिया गया है। ये है 128। 129 अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अवलेख न्यायालय माना गया है, अर्थात अवलेख न्यायालय घोषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय में जो भी निर्णय होते हैं उन सब निर्णयों को रिकॉर्ड बना के रखा जाता है और सभी न्यायालयों में उसकी पालना की जाती है, तो ये अवलेख न्यायालय के रूप में माना जाता है, अर्थात कानून की तरह उनके जो निर्णय होते हैं या पारित हो जाते हैं, जो भी निर्णय देते हैं वो सभी जगह मान्य होते हैं और इसमें अपने किसी भी निर्णय की अवमानना होती है या कोई उसे नहीं मानता या उसे कमतर आंकता है तो उसके लिए दंड देने की शक्ति भी है उच्चतम न्यायालय में। साथ ही उच्चतम न्यायालय के पास तो है यही है, ये क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास तो अवमानना का दंड देने का अधिकार है, साथ ही जो राज्यों में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट होते हैं उसको भी अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होता है, यह शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान को बताया गया है, दिल्ली में स्थान है इनका। और इसके अलावा यदि कोई चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश जो है भारत का वो चाहे या उन्हें लगे कि ऐसा महसूस हो कि कहीं पर एक पीठ होनी चाहिए, उसका एक कार्यालय खुलना चाहिए, तो सीजीआई प्रेसिडेंट को सिफारिश करेंगे और वहां पर किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय को खोलने की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। ये 130 में अनुच्छेद में स्थान बताया गया है। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकार था, अर्थात जो प्रारंभिक अधिकार हैं वो क्या हैं, क्योंकि पूरे देश में हाई कोर्ट हैं, प्रत्येक राज्य में उनके अपने क्षेत्राधिकार हैं, तो आरंभिक अधिकारता में प्रारंभिक चीज क्या है इनके पास में, तो इनके पास सबसे पहली चीज है भारत सरकार और राज्यों के मध्य में यदि कोई विवाद होता है, कोई विवाद का प्रश्न उठता है, तो वहां पर विवाद को निपटारा करने के लिए इनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास ही शक्ति है। और राज्य और राज्यों के बीच अर्थात दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है या विधिक अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका समाधान करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, या किसी विधिक अधिकार का विस्तार का प्रश्न है उसको कितना बढ़ाया जाए, तो ये भी अधिकार आरंभिक अधिकारता में आता है सुप्रीम कोर्ट की में। अब आता है 132 में अनुच्छेद उच्च न्यायालयों से अपीलों में एससी की अपीली अधिकारता, अर्थात जो राज्यों में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट स्थित हैं उनके
जो भी निर्णय होते हैं उनके विरुद्ध अपील यहाँ पर की जा सकती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है जहां पर अपील की जा सकती है, और इसमें सभी तरह की अपीलें किसी भी निर्णय, उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय के खिलाफ की जा सकती है, चाहे वो सिविल मामला हो, दांडिक हो, अन्य किसी भी तरीका को हो, तो अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। इसके अलावा कर सकते हैं कोई व्यक्ति, लेकिन हाई कोर्ट भी, यदि कोई हाई कोर्ट के ज्ञान में आए या ये कहे उनके सामने कोई ऐसा केस आता है कि उन्हें लगता है कि इसमें विधि के सार का कोई प्रश्न उठ रहा है, तो उस प्रश्न को प्रमाण पत्र देकर के सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। तो 132वें अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं 133 और 134वें अनुच्छेद को। इनमें क्या है कि एससी के दिए गए सिविल निर्णयों के खिलाफ जो अपील लेने के विशेष प्रावधान किए गए हैं इसमें सिविल न्यायालय और सिविल मामलों के, और 134 में दांडिक अर्थात अपराधों के विरुद्ध जो भी दंड दिए गए हैं उनके विरुद्ध यहाँ पर अपील करने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब यहाँ पर एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, दोष मुक्त के आदेश को पलट मृत्युदंड, अर्थात हाई कोर्ट ने क्या किया, किसी को दोष मुक्त है और उसे पलट दिया, निर्णय दे दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी मामले में मृत्युदंड है, तो वो हर समय जाने का अधिकारी है या अपने अपील कर सकता है अपने अधिवक्ता के द्वारा। 135वां अनुच्छेद। 135वां अनुच्छेद बताता है कि फेडरल न्यायालय अर्थात भारत आजाद होने से पहले जो भारत का संघीय न्यायालय था, फेडरल न्यायालय था, उसको जो शक्तियां प्राप्त थी, यदि 133 और 134 को संसद लागू नहीं करती है, किसी भी तरीके से विधि बना करके उन्हें रोकती है या लागू नहीं करती है, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय को जो फेडरल न्यायालय को आजाद होने से पहले अधिकार या शक्तियां प्राप्त थी, वो सारी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त रहेंगी और वो उनके अनुसार निर्णय कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत में बहुत ही एक शक्तिशाली संस्था है और वो उसका निर्णय अंतिम होता है। हम इनसे आगे और जानेंगे कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को है। और आजकल आप यदि आप न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते ही होंगे, लेकिन आप न्यूज़ के पढ़ें ज़्यादा उन चीज़ों को न्यूज़पेपर में, जिससे कि वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन से निर्णयों को देख रहे हैं और किस तरह की संसद में कार्रवाइयों को व्याख्या कर रहे हैं या संशोधनों की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एक अधिनियम या ये कहीं संशोधन किया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे पलट करके उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और निरसित कर दिया। तो इस तरह से हमारा संविधान जो है उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो ये सारे अनुच्छेद इस बात के बताते हैं और इसके बाद भी अभी अनुच्छेद रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एक बार फिर देख लेते हैं 124वां अनुच्छेद, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि इसके गठन के बारे में बताया गया है, योग्यता के बारे में बताया गया है और हटाने की विधि भी बताई गई है। तो इनकी जो कितने सदस्य हैं, 34, 33 प्लस 1, और इन्हें हटाने के लिए संसद में विशेष बहुमत के द्वारा अधिनियम पारित करना होता है उनके खिलाफ कदाचार और असमर्थता के संबंध में। 125वें अनुच्छेद में वेतन भत्ते हैं। 126वें अनुच्छेद में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है यदि नहीं है तो। 127वें में तथार्थ न्यायाधीश एड हॉक न्यायाधीश उच्च न्यायालय से बुलाए जाते हैं। 128 में उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उन्हें बैठने के लिए सीजीआई राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं और उन्हें बुला सकते हैं। 129वां अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधा पूछ लिया जाता है कि अभिलेखागार न्यायालय किस में घोषित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। तो 129वें अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है।
130वें स्थान के बारे में 131, अर्थात आरंभिक अधिकारता कौन से अनुच्छेद में है? तो 131वें अनुच्छेद में आरंभिक अर्थात प्रारंभिक अधिकारता है राज्य और भारत सरकार, राज्य राज्यों के बीच और विधि के विस्तार या विधिक अधिकार के संबंध में व्याख्या करने का अधिकार है। और 132वें अनुच्छेद में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के डिग्री या पंचांग या कोई भी ऑर्डर है उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि 124 से लेकर के 135 तक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। इनमें आपने पूरा वीडियो देख रहे हैं, फिर उसके बाद में आप इससे ज्यादा आशा नहीं करेंगे, आप एक बार में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ये एक अलग अपने स्तर पर काम करता है। और इसमें जब भी हम कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं, दोनों काम करते हैं, तो हमें उनके प्रोटीन्स निर्मित होते हैं और उसके बाद में वो संग्रहित होते जाते हैं। जितनी बार उन चीजों को हम देखते हैं उतनी आसानी से हमें वो समझ में आती हैं। तो आप एक बार देख लें, फिर दोबारा शांतिपूर्वक चित्त शांति से इन्हें देखें और नोट बनाएं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।